आज के मुख्य समाचार। बर्फबारी और ओलावृष्टि से मौसम बदला। चंबा में हाउस टैक्स दरों पर पुनः विचार की मांग। एनडीडीबी और एचपी मिल्कफेड के बीच एमओयू हस्ताक्षर। ठेकेदारों की लंबित पेमेंट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। शिमला में पेंशनरों का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। राज्य सरकार और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए आज एनडीडीबी और एचपी मिल्कफेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि प्रदेश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे मजबूत करने से हजारों किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि समझौते के तहत प्रदेश में विश्वस्तरीय तकनीक के साथ आधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था विकसित की जाएगी। दूध की प्रोसेसिंग प्लांटों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में आधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होंगे तो लोग दूध उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि डेयरी सेक्टर को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ा जाए। इससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में डेयरी क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और सरकार इन्हें विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जब से सरकार में संभाली है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा इस सेक्टर में कभी चाहे मिल्क प्रोड्यूसर थे, चाहे दूध उत्पादक थे, कभी हमसे मिले नहीं कि हमें दूध का रेट बढ़ा दिया जाए। हमेशा ये कहा जाता था कि जब कोई चुनाव के वक्त 1 या 2 रुपया लीटर दूध बढ़ा दिया जाता था। मकसद ये नहीं है कि दूध का रेट बढ़ाना, मकसद ये है कि स्वरोजगार कैसे गांव में पैदा किया जाए और गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य करना शुरू किया। शुरू में जो अधिकारी वर्ग होते हैं उनकी थोड़ी अड़चने होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से उपलब्ध होगा। तो मैंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते धन को सोचना मेरा अपना दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। इस बारे में मैं खुद सोचूंगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शराब पर भी कभी मिल्क का सेस लग सकता है। हमने कहा कि जो शराब पीने वाले हैं वो सुबह उठ के दूध भी पिए और उसके लिए पैसा भी दे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हमने बहुत बदलाव किया। और पहली मीटिंग हमारी मनीष शाह जी से मेरे ओकोवर निवास स्थान पर हुई और हमने फैसला किया कि एक बड़ा दुग्ध संयंत्र जो है वो कांगड़ा के ढगवार में बनाएंगे और उसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे और निश्चित रूप से उसकी पैकेजिंग पर भी हमने बिल्कुल जोर दिया। प्लास्टिक को हमने पूरी तरह बैन कर दिया है। प्लास्टिक तो बैन कर दिया ना, बाकी वो भी मैंने इनसे कहा। और इसकी क्वालिटी जब अच्छी होगी तो हमारे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और दूध बिकेगा भी। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और एनडीडीबी से हमारे आज ही की समझौता नहीं हुआ है। 2023 से हम इनसे समझौता करके चले हैं कि ढगवार का प्लांट आप बनाएंगे और उसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल्क प्रोसेसिंग से लेकर मिल्क जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं उस दृष्टिकोण से इनके साथ हमारा पहला एमओयू हुआ। और अब जो एमओयू हुआ है वो हमारा इनको ढगवार प्लांट को चलाने का और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे लगने हैं और जो कंप्यूटराइज्ड तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल करना, उस संबंध में आज 3 एमओयू हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये एमओयू के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य हो
और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन अब आज प्रस्तुत की गई है, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब हमारी सरकार बनने से पहले दूध उत्पादक कम थे, अब तकरीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं। और जब ये प्लांट बन जाएगा तो लोग दूध को एक रोज़गार का और एक बिजनेस के रूप में देखेंगे। हमारी सरकार इसमें प्रयास कर रही है। मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि नित दिन ये अपनी बैठकें करके इस दृष्टिकोण से इस कार्य को आगे ला रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश का है और जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। और जो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये इनका नाम भी हिम नाम से प्रचलित किया जाएगा। इस दिशा में बजट की किस तरह से आगे आने बजट की तो अभी चर्चा इस पर मीडिया के माध्यम से नहीं की जाती, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा की कसम खाई होती है ना, तो वो जब बजट डिक्लेयर होगा उसी सर आपने प्रस्तुत करेंगे अपने कार्यकाल का, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा इस बात का? ये जिस दिन मैं बजट करूंगा 11 बजे, उस समय आपको देश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं। ये देश की ही पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी होगी। हमने पूरी स्टेट्स का अध्ययन किया, हम क्या खाते हैं, किस प्रकार का भोजन हम करते हैं, किस प्रकार के हम पेय पदार्थ पीते हैं, क्या उसकी वैल्यू है उस प्रोडक्ट्स की, इन सब पर हमने एक अध्ययन किया है। और मेरा मानना है कि हम इस पर बहुत गहराई से मैं हर चौथे दिन इसकी बैठक लेता हूं। और जब हम स्टेट की न्यूट्रिशन पॉलिसी लाएंगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि डिपोम का राशन में क्या है, भी कुछ ताकत की नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। किस प्रोडक्ट में क्या ताकत होनी चाहिए, वो सारा हम ध्यान अभी कर रहे हैं। पॉलिसीज़ का भी स्वरूप तैयार हो रहा है, अभी उस पर पूरी तरह अमली जामा पहनाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज तूफान, ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिससे लोगों ने बढ़ती गर्मी से राहत ली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 21 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। वहीं 19 मार्च को तेज तूफान और ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। रविवार को किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ने लगी है। जिला कुल्लू में बर्फबारी के कारण करीब 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित जलोड़ी दर्रा बंद हो गया। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के बाद अचानक बर्फबारी होने से हाईवे 305 पर यातायात ठप हो गया। इस दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की 3 बसें और एक निजी बस रास्ते में फंस गई। इसके अलावा जिला मुख्यालय से करीब 59 पंचायतों का संपर्क भी कट गया। यहाँ करीब 10 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। शिमला जिले के नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी हुई, जबकि कुफरी में ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा नारकंडा, हाटूपी, कोटखाई और श्री कोटी जैसे ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं रामपुर सहित निचले इलाकों में दोपहर बाद बारिश का दौर जारी रहा। जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र की कई पंचायतों में भी रविवार दोपहर बाद बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे मटर की फसल और आड़ू के बागानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान और बागवान इस मौसम में चिंतित नजर आ रहे हैं। मंडी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिकारी देवी में करीब 7 सेंटीमीटर और शेटाधार में लगभग 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं किन्नौर जिले के नाको सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। रिकांगपिओ, कल्पा और सांगला में देर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। चंबा जिले के मणिमहेश क्षेत्र की कैलाश, कुकी, चोबिया, काली छो समेत कई ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। इसी तरह कुल्लू और लाहौल स्पीति के कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि कुल्लू मनाली के निचले क्षेत्रों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। मनाली लेह मार्ग पर धुंधे से अटल टनल तक बर्फबारी होने से सड़क पर फिसलन बढ़ गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने साधारण वाहनों को सोलंग नाला में ही रोक दिया और आगे केवल 4x4 वाहनों को जाने की अनुमति दी गई।
इस बीच हमीरपुर और ऊना झीलों में भी रविवार को हल्की बारिश हुई। धौलाधार के पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चली। हालांकि मैदानी इलाकों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों और बागबानों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस समय गेहूं और फलदार पौधों के लिए अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है। अटल टनल क्षेत्र में रविवार रात तक लगभग 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई। अटल टनल के साउथ पोर्टल के सोलंग नाला तक सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सड़क पर जमे बर्फ के कारण साउथ पोर्टल से धुंडी तक करीब 1000 छोटे बड़े वाहन फंसे रहे, जिससे हजारों पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए मनाली पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चलाया, जो देर रात तक जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर शहर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में चंबा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर नगर परिषद चंबा के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा और हाउस टैक्स की दरों पर पुनः विचार करने की मांग उठाई। प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा दरें आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। महंगाई के इस दौर में पहले ही लोग आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने मांग की कि परिषद जनहित को ध्यान में रखते हुए टैक्स दरों की समीक्षा करे और आवश्यक संशोधन लागू करे। संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने नगर परिषद से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर परिषद को संवेदनशीलता दिखानी होगी। है तो जो हमारी जमीन जितनी हमारी जमीन बची हुई है, जिस पे हमने घर निर्मित किया हुआ है, उस जमीन पर टैक्स लगा सकते हैं। बिल्डिंग वाइज टैक्स यहाँ नहीं हो रही है। कोई बॉम्बे महानगर नहीं है, जब दिल्ली महानगर नहीं है कि हम आप वो फार्मूला आप हमारे फार्मूला लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं देखने के आ रहा है कि जैसे भी कोई शटर लगा देता है घर के बाहर तो वो कमर्शियल टैक्स लगा देते हैं। ये कैसा है? यहाँ कोई भी कमर्शियल मिनिमम जो टैक्स होना चाहिए वही लगना चाहिए जो हमें पहले एग्री है, क्योंकि हाउस टैक्स बनता ही नहीं। कमेटी का जो काम है वो तो पूरा करते नहीं हम। हमारे जो नागरिकों को क्या फैसिलिटी दी है कि उसका आप टैक्स दे रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब हमने आग्रह किया है कि एक समझौता करना चाहते हैं हम। पब्लिक इतनी हराश है, इससे कोई भाव ही नहीं है इसका। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा आंदोलन होगा, कुछ पब्लिक सारी उठ जाएगी तो कमेटी कहाँ बैठेगी देख लेना आप। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो मुझे समझ नहीं आता कि लोकल हमारे बैठे हैं, इनके भी घर रहने से तो अपनी जगह की जो वैल्यू नहीं समझ रहे। हमारे कुछ स्थिति में बैठे हैं। सेंट्रल सरकार मानती है, सरकार मानती है कि हमारे बैकवर्ड है, यहाँ तो रिलीफ देनी चाहिए। लोग रिलीफ मान रहे हैं। हमारा एम्प्लॉयमेंट ही कुछ नहीं है। किस बेस से कोई फैसिलिटी बताओ ना, एक भी फैसिलिटी बताओ कि जो नागरिकों को दी हुई है। सारा स्टाफ यहाँ बैठा हो, कोई फैसिलिटी है दिखाओ मेरे को पहले। सड़कें कैसी बनी हुई है, कोई फैसिलिटी है जो दिल्ली में टैक्स लगता है, जो बॉम्बे में टैक्स लगता है, उसकी फैसिलिटी देखो कैसी है। कैसे हर बीच बोलने को जैसे अब 4 कूड़ा कटर पड़ा होता है जगह जगह। सफाई का पैसा सेंटर से आता है, फिर उसके बाद भी सफाई देखो कैसी है। सब आप देखते हैं, रोज ही देखते हैं। कई आज प्रेस में देता है कि भाई जो फलानी जगह जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ है वो उठाया नहीं, तो इनको पता ही नहीं होता कमेटी वालों। अच्छा ऐसी सोचना है कोई निकाल जो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना। मेरे को मतलब है हम बैकवर्ड हम सारे अनपढ़ थोड़ा है कोई था। तो मेरा बोलने का ये है कि अगर हमने टैक्स नहीं किया, हम जनता से अपील करेंगे टैक्स बाइकआउट किया जाए, और अगर उसके बाद भी मानते नहीं है तो पूरा आंदोलन जो है वो चंबा में किया जाएगा। तो सर, तो क्या अगर नगर परिषद ये मांग नहीं मानती है आपकी, तो क्या जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव हैं उन चुनावों को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये टैक्स जो पब्लिक को लग रहा है। और जो कमेटी जो है वो इलेक्टेड बॉडी होती है, इसमें कोई भार नहीं होता। कोई ऊपर से आएगा तो सेंटर से आएगा, स्टेट से सरकार बोलेगी। सरकार क्या मतलब है? हमारी जो बॉडी होती है जो कमेटी की, इलेक्टेड बॉडी होती है, चुन के आते हैं वो उनकी अपनी सरकार होती है। वहां बैठे वो डिसाइड करते हैं कि पब्लिक क्या देना क्या नहीं देना है।
तो मेरा मतलब है कि अगर ऐसा ही है तो पब्लिक नाराज हो जाएगी। आने वाले जो पंचायत के चुनाव है, कमेटी के चुनाव है, उसको भी बहिष्कार कर देंगे। कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो अब नगर परिषद की जो जय साहिबा है वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। आपको जो है आप मुझे बता दें और हम आगे पूछा करते हैं। हमने लिखित में मैडम को देने के लिए आए थे। मैडम तो बीमार है, ठीक है, तो एसडीओ साहब भी फोन दी, तो आप हैं वो सीनियर इस वक्त यहाँ। तो हम आपको ये चंबा शहर वासियों की तरफ से, चंबा के वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से, जितने भी चंबा के संगठन हैं सामाजिक, उनकी तरफ से एक सामूहिक रूप से हाउस टैक्स के विरोध में कुछ सुझाव या कुछ जो भी है वो दे रहे हैं। कृपया इस पे जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में आप मनन कीजिए और हमारे को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। इसमें तो हमने ये भी लिखा है कि अगर संभव हो सके तो एक खुली मीटिंग कराइए, जिसमें जितने भी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे और चिंतित शहरी हैं, सभी को बुलाइए और शंकाओं का समाधान करें। क्योंकि टैक्स जो देना चाहते हैं, टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, हम समझते हैं। इसका सारांश यही है कि कोई भी फार्मूला लगेगा और इसका कोई फार्मूला भी हमारी हम आने बोल रहे हैं कि हमारा जो सब कुछ लिखा हुआ नॉमिनल आपने सजेशन दे दी है, नॉमिनल टैक्स लिख दिया ना। बदबरी में आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम जो टैक्स लगा हुआ था, वैसे टैक्स आप ही समझते हैं कि टैक्स जो है पैसे देती है सरकार, पैसे देती है टैक्स देती है। अब हाउस कोई नहीं है, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग आईपीएच के ठेकेदारों की लंबित पेमेंट को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने ठेकेदारों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर यह निर्णय लिया गया है ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और ठेकेदारों को समय पर उनका भुगतान मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मार्च तक की सभी देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर क्लियर किया जाए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे ठेकेदारों के लंबित बिलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। इससे न केवल ठेकेदारों को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की गति पकड़ेंगे। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आए और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों को सलाह दी कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय प्रदेश के विकास में सहयोग करें। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और सभी लंबित भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भी ठेकेदारों की देनदारियों को समय पर निपटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज आप लोगों के माध्यम से एक दो चीज़ों पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जानकारी दी, जिस प्रकार से पीडब्ल्यू के माध्यम से काम करते हैं और ये विकास होता है, बेसिकली विकास के साथ वो भी जुड़ते हैं, काम करते हैं। उनकी जो पेमेंट्स को लेके आज 500 करोड़ रुपया सरकार ने एलओसी के तौर पे जारी किया है, वित्त विभाग ने माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा था कि विपक्ष के नेता की टिप्पणियां कि प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन को लेके बार बार वो करते रहते हैं कि भाई जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को बजाय इसमें खुशी मनाने के सहयोग की बात करनी चाहिए थी कि आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल की आर्थिक परिस्थितियां क्या रहेगी और उनको लेके किस तरह से हम, चाहे विपक्ष में हो लोग, चाहे सत्ता पक्ष में हो, हिमाचल के हितों की लड़ाई को मिलजुल के, प्रदेश के लोगों की लड़ाई को, भविष्य की बात की है कि कैसे मिलकर लड़ेंगे, उसकी तरफ विपक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको गंभीरता से नहीं लिया। वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है
और ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगी कि जब ऐसी चीज़ें हो रही थी प्रदेश के हित के साथ और भविष्य के लिए, तब कौन लोग क्या कर रहे थे, चाहे वो विपक्ष में थे या उनकी क्या जिम्मेवारियां थी। वो लोग जो डबल इंजन की बात करते हैं सरकार की, जिनकी भारत सरकार में सरकार थी, और जो चुने हुए लोग नुमाइंदे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन लोगों ने उस वक़्त प्रदेश के लिए और प्रदेश के हितों के लिए क्या किया। तो ये बातें तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगी। मैं देखता हूँ कि कल परसों भी मुझे ये जानकारी मिली कि हमारी जो इंचार्ज हैं रजनी पाटिल जी, जो हिमाचल प्रदेश की प्रभारी हैं, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हिमाचल से नहीं है, लेकिन लगातार हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके उन्होंने परसों भी इस बात का जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर कि 1500 करोड़ रुपए की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा के दौरान खुद हिमाचल प्रदेश में आके की थी, क्या उसके एवज में हमको कोई पैसा मिला उन 1500 करोड़ के एवज, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की। हम ये हमारा भी सवाल है कि रजनी पाटिल जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल से नहीं है, और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एमपीज भेजे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ये उनके लिए एक सबक किस तरह का है कि जो बाहर से एमपी है वो हिमाचल के हितों की बात कर रही है, और जो हमारे अपने नुमाइंदे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी जनता को बताएं कि उन्होंने आरडीजी को लेके या हिमाचल प्रदेश को आपदा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो 1500 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, ये हमारा भी उनसे प्रश्न है कि वो इस चीज़ों को हिमाचल के प्रदेश की जनता को बताएं कि उन 1500 करोड़ रुपए क्यों नहीं आ रहे। ये तो प्रधानमंत्री जी से ऊपर कौन है, घोषणा प्रधानमंत्री जी ने खुद की, आप सब लोग प्रदेशवासी और प्रदेश के मीडिया के सभी लोग उसके गवाह हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ये अपने आप में गंभीर विषय है इस पे। लेकिन आरडीजी बंद हुई, उसके लिए हमारी सरकार ने और बहुत बड़े फैसले लिए हैं, जिस स्थिति में और विकास में खास तौर पे उसको बाधा नहीं आने देंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है। लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई आरडीजी के ज़रिए या दूसरे और अधिकार जो राज्यों के हैं, पानी के तौर पे, ग्रीन स्टेट के तौर पे, उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और लेकिन प्रदेश का विकास में कमी आने नहीं देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से बताना। सरकार ने कंटिन्यूटी में पूरी की है, लगातार जो परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थितियाँ, उसके बाद चैलेंजेस के बावजूद वो पिछली सरकार की हज़ारों करोड़ रुपए की जो वर्क्स थे, उनकी जो देनदारियाँ छोड़ के गई थी और खजाना खाली था, वो भी पूरी की है। और आज का जो ये 500 करोड़ रुपया ये जो एलओसी जारी किया है, इससे जो है 1 मार्च तक की देनदारियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट 3.25 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में। आप सभी इस चीज़ के गवाह प्रदेशवासी कि हमारी सरकार पे कोई गंभीर आरोप 3 सालों में किसी तरह का किसी भी नहीं लगा है। भाजपा मुद्दाहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजधानी शिमला में सोमवार को पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पेंशनर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। इस दौरान पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी बजट में उनकी लंबित मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई तो वे 30 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों का कहना है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक कई वीडियो लाभ नहीं मिले। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और 13% महंगाई भत्ता डीए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों से उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। बुजुर्ग पेंशनरों को इलाज के खर्च के लिए अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ रहा है, जबकि सरकार की ओर से उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इसके अलावा पेंशनरों ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC के पेंशनरों की समस्या भी उठाई। उनका कहना है कि HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी समस्या का जिक्र किया। उनका कहना है कि बिजली बोर्ड में अब तक पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है,
जिससे कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सभी लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए। भूपराम वर्मा, अतिरिक्त महासचिव, हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति। आज हिमाचल प्रदेश के पूरे 12 जिलों में भारी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और 18 पेंशन के जो बड़े संगठन है, जिसके अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी हैं, उनकी रहनुमाई में ये पूरा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैंने सभी भी टेलीफोन पे बात की है, सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, जैसे यहाँ हमारे मोहन ठाकुर जी जिला शिमला के संयोजक हैं, हमारे साथ है, इसी प्रकार के 12 संयोजक हमारे थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ है। और भारी मात्रा में डिस्पाइट ऑफ के बारिश भी रही और ठंड भी ज़्यादा थी, पर जो पेंशन का जो दमखम था वो देखने को आज मिला। और आप लोगों ने भी यहाँ देखा होगा, ये जो हमारी 14 सूत्री मांग पत्र हमने 6 महीने पहले सरकार को दिया है, उसके ऊपर ना तो सरकार ने कोई हमारी मांग मांगनी है, ना हमें वार्ता के लिए बुलाया है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के दौरान धर्मशाला में एक वायदा किया था कि आपकी मांगे उचित है और 10 दिन के अंदर हम आपको शिमला में सचिवालय में बुलाएंगे, परंतु हमारे प्रतिनिधियों के साथ कोई बात नहीं हुई है। और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अवर जॉइंट एक्शन कमेटी, एक स्वयंभू नेता को आगे करके, जो चाटुकार है, 5 साल लोग जो चाटुकारिता सरकार की करते हैं और सरकार का भोंपू है, उनके माध्यम से 17 दिसंबर को जो पेंशन डे होता है, माननीय मुख्यमंत्री ने मुहारवी में एक सरकारी फंक्शन करके उनको एक दरबारी के रूप में पीछे खड़ा कर दिया स्वयंभू नेता को, और वहाँ कोई नारे लग गए सरकार के, सुखू जिंदाबाद। और उन्होंने वहाँ ये खुद कहा कि जितने भी मेडिकल बिल है पेंडिंग पड़े हुए, करोड़ रुपए की देनदारियाँ हैं, आप ट्रेजरी में भेजो और 1 महीने के अंदर हम सारे निपटा देंगे। परंतु दुर्भाग्य है और दुख का विषय है कि आज तक कोई भी मेडिकल बिल सैंक्शन नहीं हुए, और जब तक वो गुमराह होते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, जो स्वयंभू नेता है, उनके चक्कर में जब तक रहेंगे, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि भैया आपके जो एडवाइज़र है, कौन आपको एडवाइस कर रहा है कि 1/1/16 के बाद जो 31/1/22 के बीच जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं, और वो देनदारियाँ 40-50 लाख एक इंडिविजुअल की है, और आपने कट ऑफ डेट लगा दी है। होना तो ये चाहिए था कि जो पहले रिटायर होते हैं उनको पहले मिलना चाहिए था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसके पेमेंट होनी चाहिए थी। पर आपने किया क्या कि आपने 2022 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो देना सब चीज़ें शुरू कर दी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये व्यवस्था परिवर्तन का पता नहीं क्या तरीका लाया है, तो इसका हम डट कर विरोध कर रहे हैं। जो 13% डीए का एरियर है, DNS DA और DR का, और 146 महीने का एरियर है पेंडिंग, और मेडिकल के बिल है, और बाकी HRTC के हमारे भाइयों को अभी तक भी 16 तारीख आज हो गई, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। बिजली बोर्ड के हमारे पेंशन सारे स्ट्राइक पे हैं, उनको ना OPS मिली है, ना MC वालों को OPS मिल रही है, ना उनको पेंशन मिली है। तो 18 विभिन्न जितने भी संगठन हैं, उनकी डिफरेंट डिमांड जो है अभी तक नहीं मानी गई है। और अगर बजटिंग एडुकेट नहीं होती तो हम 30 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और उसमें हज़ारों पेंशन वहाँ भाग लेंगे। मेरे को कम आशा है, लगता तो बहुत कम आशा है। इसलिए आशा कम है क्योंकि पिछले 3 साल के जो बजट आए हैं, आज अमर उजाला की न्यूज़ आप देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जो पिछले 3 साल में बजटिंग में जो प्रोविजंस किए गए थे डिफरेंट हेड्स में, वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। तो हमें शक उससे हो रहा है, उस खबर से। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री को आवाज़ उनके कानों तक गूंज रही होगी कि हम लगातार हम अपनी बात कह रहे हैं कि, और खुद भी मानते हैं कि इनकी डिमांडें जायज़ है, पर अब क्या वो करते हैं ये चीज़ें तो 21 मार्च को ही पता, उसी दिन हम रिएक्ट करेंगे उस पर। तो 400-500 के करीब लोग पहुंचे थे, और चौहारा ब्लॉक से, और हमारे रोडू से, और ननगढ़ी से, रामपुर से, कुपवी से, और ऐसी ठंड में यहाँ पहुँचे हैं। आप देखो कि कितना जोश इन बाजुए का दिल में।